धोरा घाट्या तालो आंटीलो इतिहास गांव गांव थर्मोपली घर घर लियोनिडास। आज हम जिस शासक की बात कर रहे हैं उसका नाम है राव चंद्रसेन। कल हमने राव मालदेव के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा शासक है राव चंद्रसेन। तो कौन है ये? राव मालदेव का पुत्र है, पहले तो याद रखना, ठीक है। राव मालदेव का छोटा पुत्र, ठीक है, छोटा पुत्र, ये याद रखना। उसके बाद याद रखना इनकी माता का नाम, क्योंकि राव मालदेव की पत्नी थी जिसका नाम था जाला रानी स्वरूपदेव। जाला रानी स्वरूपदेव के कहने पर ही मालदेव ने अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया था। तो याद रखना माता का क्या नाम है? स्वरूपदेव, ये याद रखना। उसके बाद आप इनके उपनाम याद रखना। क्या नाम? उपनाम। मेन तो इनकी मुख्य बातें वो पहले याद कर लेते हैं, युद्धों के बारे में बाद में देख लेंगे। उपनाम क्या थे? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप ने मुगलों के साथ संघर्ष किया था, उसी प्रकार मारवाड़ में राव चंद्रसेन ने मुगलों के साथ संघर्ष किया, इसलिए मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। उसके बाद प्रताप का पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, और उसके बाद प्रताप का अग्रगामी, ठीक है, प्रताप का अग्रगामी। उसके बाद भुला बिसरा राजा, भुला बिसरा राजा, और विस्मृत शासक, विस्मृत राजा। भुला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेवाड़ में जिस प्रकार मुगलों से संघर्ष महाराणा प्रताप ने किया था, उसी प्रकार मारवाड़ में कौन कर रहा है? राव चंद्रसेन कर रहा है। लेकिन होता क्या है, इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की जीवनी को तो बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित किया था, लेकिन राव चंद्रसेन को इतिहासकार भूल ही गए थे बिल्कुल। इनके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है जितनी हमें महाराणा प्रताप के बारे में मिलती है। इसी प्रकार इतिहासकारों ने इन्हें भुला दिया, इसीलिए इन्हें भुला बिसरा राजा कहा जाता है। तो ये याद रखना इनके उपनाम। उसके बाद क्या याद रखना है? मालदेव की मृत्यु के बाद 31 दिसंबर को शासक बनते, ठीक है, शासक बने। अब छोटा पुत्र शासक बनेगा तो बड़े पुत्र राजगद्दी को पाने के लिए कोशिश तो करेंगे। विराम सिंह इनसे बड़ा था, उदय सिंह भी इनसे बड़ा था, उन्हें शासक नहीं बनाया गया। और उससे पहले शासक किसे बना देते हैं? राव चंद्रसेन को। तो संघर्ष करने के लिए कौन आएंगे? नाराज कौन होंगे उनसे? नाराज कौन होंगे? इनके भाई। कौन कौन से? एक तो राम सिंह है, और कौन होगा? और उदय सिंह, उदय सिंह। यानी कि राम सिंह और उदय सिंह शासक बनने से नाराज हो जाते हैं। ये राजगद्दी पाने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ राजगद्दी पाने की कोशिश में राव चंद्रसेन से युद्ध भी होता है। इनका राम सिंह और उदय सिंह का दोनों शासक राम सिंह और उदय सिंह दोनों राव चंद्रसेन से युद्ध भी करते हैं, जिसमें एक युद्ध को हम लोहावट का युद्ध कहते हैं और दूसरे युद्ध को हम स्वतंत्र नाडोल का युद्ध कहते हैं। तो ये देखते हैं, एक तो लोहावट का युद्ध, लोहावट का युद्ध कब होता है? तो 1562 में होता है, याद रखना। और किसके मध्य हो रहा है ये युद्ध? तो एक तो अपने राव चंद्रसेन हो जाएंगे,
चंद्रसेन और किसके मध्य हो रहा है, वर्सेज उदय सिंह, उदय सिंह। और इसमें क्या होता है, उदय सिंह पराजित होता है, राव चंद्रसेन विजयी होते। उसके बाद दूसरा युद्ध जो हो रहा था उसका नाम था सोजत नाडोल का युद्ध, ठीक है, सोजत नाडोल का युद्ध। ये कब होता है, ये युद्ध भी 1562 में ही होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये किसके मध्य हो रहा है, ये राव चंद्रसेन वर्सेज राम सिंह। ये किसके मध्य हो रहा है, रामचंद्र सेन और वर्सेज राम सिंह। इसमें भी रामचंद्र सेन विजयी होता है और राम सिंह हार जाता है। इस हार के बाद राम सिंह कहां चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है, ठीक है, अकबर की शरण में जाता है और राव चंद्र सेन के खिलाफ सहायता मांगता है। खिलाफ सहायता मांगता है, ठीक है, सहायता मांगता है। अब इससे क्या याद रखना है, सोजत नाडोल के युद्ध में कौन आ जाता है, राव चंद्र सेन से, तो राम सिंह हारता। हारने के बाद कहां चला जाता है, तो अकबर की शरण में चला जाता है। अब इससे एक बात और निकल कर आती है, राव चंद्र सेन के समकालीन मुगल शासक कौन था, तो समकालीन मुगल शासक कौन है, तो अकबर हो जाएगा। अब अकबर तो इस फिराक में ही था, अकबर साम्राज्यवाद नीति का शासक है, वो खुद चाहता था कि जोधपुर मेरे अधिकार में है, और खुद चलकर राम सिंह से सहायता मांगने चला गया। तो अकबर तो पहले से क्या था, अकबर शीघ्र ही सहायता करता है, हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेजता है, ठीक है, हुसैन कुली खान के नेतृत्व में जोधपुर पर सेना भेजता है। कब, 1564 में। जब ये सेना आती है उस समय राव चंद्र सेन कहां चला जाता है, जोधपुर छोड़कर भद्रा जून चला जाता है। कौन, राव चंद्र सेन। कौन चला जाता है, राव चंद्र सेन। यानी कि राम सिंह की सहायता में अकबर ने सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी, हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। कब आई सेना, जोधपुर, तो 1564 में सेना जोधपुर पहुंचती है, और मई 1564 में राव चंद्र सेन जोधपुर को छोड़कर भद्राजून चला जाता है, ठीक है। अब जोधपुर का प्रशासक कौन हो जाएगा, तो हुसैन कुली खान जोधपुर का प्रशासक हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, जोधपुर का प्रशासक, जोधपुर का प्रशासक। अब मेन बात तो ये, तो आपने देख लिया भी, ये उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे, कौन सा, एक तो लोहावट का और दूसरा सोजत नाडोल का युद्ध। लोहावट का कब होता है, 1562 में, उदय सिंह और रावचंद्र सेन के मध्य। इसमें भी रावचंद्र सेन विजयी होता है। उसके बाद राम सिंह आक्रमण करते हैं, जिसे हम सोजत नाडोल का युद्ध बोलते हैं, वो भी 1562 के अंदर ही होता है। उसमें भी रावचंद्र सेन विजयी होता है, लेकिन राम सिंह हारने के बाद अकबर की शरण में चला जाता है, और राम सिंह अकबर की शरण में जाकर रावचंद्र सेन के खिलाफ अकबर से सहायता मांगता है। और अकबर इस ताक में ही था कि कब जोधपुर पर आक्रमण करूं, क्योंकि अकबर तो साम्राज्यवाद नीति का शासक था, और वो राजस्थान को तो विजयी पाना चाहता था, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक कौन सा क्षेत्र था, राजस्थान, और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ही राजस्थान में थे। तो वो तुरंत ही सहायता करता है, किसकी, राम सिंह की, और हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेज देता है जोधपुर 1564 के अंदर। और उस समय जोधपुर की स्थिति कमजोर थी थोड़ी, तो रावचंद्र सेन जोधपुर को छोड़कर कहां चला जाता है, भद्राजून चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अकबर आता है 1570 में। कब, 1570 के अंदर। कहां आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है।
उस दरगाह पर आता है कौन? अकबर मत्था टेकने। कहां पर? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। उस समय क्या हुआ था? राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ था और अकबर इस अकाल का फायदा उठाना चाहता था। एक तो यह भी जताना चाहता है कि अकाल में मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, और दूसरा उसकी कूटनीति थी कि वो राजस्थान के जितने भी शासक थे उन्हें अपने अधीन लाना चाहता था। तो ये क्या करता है? ये नागौर में एक नागौर दरबार लगाता है, ठीक है। जैसे नागौर में लगा तो क्या कह देंगे? नागौर दरबार। अगर अजमेर में लगा होता तो अजमेर दरबार, और जोधपुर में लगा होता तो जोधपुर दरबार। इसलिए हम इसे नागौर में लगा था तो नागौर दरबार बोलते हैं। तो याद रखना, ये नागौर दरबार कब लगता है? नागौर दरबार यह लगता है 3 नवंबर 1570 को, जब अजमेर से वापस आ रहा है अकबर, तब लगाता है, ठीक है। और लगाता किसकी सहायता से? आमेर शासक, आमेर शासक भारमल की सहायता से, ठीक है। भारमल की सहायता से, आमेर शासक भारमल की सहायता से अकबर ने यह दरबार लगाया था। यह दरबार लगाया क्यों था? ठीक है, अकाल राहत, मतलब उद्देश्य पूछे तो इस दरबार के लगाने के उद्देश्य क्या थे? ठीक है, उद्देश्य तो अकाल राहत कार्य के लिए, यानी कि अकाल पड़ा हुआ था तो अकाल राहत कार्य में लोगों को काम दिलाने के लिए दरबार लगाया था। तो क्या काम करवाया था इसने? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, ये याद रखना। नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, ठीक है। कहां पर? नागौर में। अगर हमें पूछे इसके वास्तविक उद्देश्य क्या थे, अकबर ने वह किस उद्देश्य से यह लगाया था, तो हम बोलते हैं अकाल राहत कार्य के लिए लगवाया था। और वास्तविक उद्देश्य पूछे तो वास्तविक उद्देश्य अकबर का था राजस्थान के सभी शासकों को, राजस्थान के सभी शासकों को अपने अधीन लाना, अपने अधीन लाना। इस दरबार का वास्तविक उद्देश्य तो अकबर का यह था कि जितने भी राजस्थान के शासक हैं उसे वे अपने अधीन ले आए। और इस दरबार में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता जिस शासक ने स्वीकार की, ठीक है, सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की। सर्वप्रथम जिस शासक ने अधीनता स्वीकार की उसका नाम था कल्याणमल। और ये कहां से था? तो BKNR यानी कि बीकानेर से था। कल्याणमल सर्वप्रथम नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, और इस अधीनता स्वीकार करने में वह अपने 2 पुत्र साथ लेकर आया था। और दोनों पुत्रों का क्या नाम था? एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़ और एक का नाम था राय सिंह। 2 पुत्र लेकर आया था। कौन कौन से? ये याद रह जाएगा। नागौर दरबार में 3 नवंबर 1570 में लगा था, भारमल की सहायता से लगाया गया था, अकाल राहत कार्य के लिए, और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया। और वास्तविक उद्देश्य पूछे तो राजस्थान के सभी शासकों को अपने अधीन लाना चाहता था। और सर्वप्रथम इस दरबार में जिसने अधीनता स्वीकार की अकबर की, उसका नाम था कल्याणमल। और कल्याणमल कहां से था? बीकानेर से। राव जेठ सिंह का पुत्र था, ये याद रखना, ठीक है। जब कल्याणमल अधीनता स्वीकार कर रहा है, अधीनता कौन कौन स्वीकार कर रहे हैं देखते हैं। अधीनता स्वीकार, एक तो अपना कल्याणमल आता है सर्वप्रथम। कौन? कल्याणमल। कल्याणमल कहां से था? बीकानेर से। बीकानेर
निर्सिर राव जयसिंह का पुत्र था। इसने अधीनता स्वीकार के साथ अपने 2 पुत्र लेकर आया था। ठीक है, एक का नाम था राय सिंह, जिसे हम राय सिंह बीकानेरी के नाम से जानते हैं, और जिसने जूनागढ़ दुर्ग का नाम निर्माण करवाया था। जहांगीर का सर्वाधिक विश्वास पात्र था कौन? राय सिंह। और मान सिंह किसका था? अकबर का। और दूसरा पुत्र पृथ्वीराज राठौर। ये 2 पुत्र साथ में लेकर आए। अकबर क्या करता? आगे चलकर अक्टूबर 1572 को जोधपुर का प्रशासक बनाता है। जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। यानी कि आगे चलकर अक्टूबर 1572 में राय सिंह को तो क्या करेगा? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देगा। राय सिंह कब तक रहेगा जोधपुर का प्रशासक? तो 1574 तक रहेगा, क्योंकि 1574 में कल्याणमल की मृत्यु हो जाएगी और ये बीकानेर का शासक बन जाएगा। अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को एक जागीर दी थी। जागीर कहां की जागीर दी थी? गागरोन की जागीर दी थी। और पृथ्वीराज ने यहां रहकर एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली कृष्ण रुक्मणी यह ग्रंथ कौन लिखता है? पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है। और कहां लिखता है? तो गागरोन दुर्ग में जब रहा था तो वहां लिखा था। इसमें किस चीज का वर्णन देता है? कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन। यानी इस ग्रंथ में जिस चीज का वर्णन मिलता है वो किसका वर्णन मिलता है? कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन मिलता है। इसी ग्रंथ को दुर्सा अड्डा ने, एक अपने इतिहासकार है जिसका नाम है दुर्सा अड्डा, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। किसने कहा है? दुर्सा अड्डा ने। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा गया। ठीक है, ये याद रखना है, डिंगल का हेरोस। और ये जो कहता है वह कौन है? उस व्यक्ति का नाम है अल्पी टेस्सीटोरी। ठीक है, टेस्सीटोरी। किसने कहा था? तो अल्पी टेस्सीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा। ये याद रह जाएगा। डिंगल क्या है? तो डिंगल पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है। तो पूर्वी राजस्थान का साहित्य क्या हो जाएगा? पिंगल। और डिंगल में सर्वाधिक चारण जाति का प्रभाव रहा था, याद रखना। ये तो हो गया यहां तक। फर्स्ट कौन आया था जिसने सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल आया था। कल्याणमल कहां से था? तो बीकानेर से था सर। उसके बाद साथ अपने 2 पुत्रों को ले आया था अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। पहला पुत्र राय सिंह और दूसरा था पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह को अक्टूबर 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देगा और यह 1574 तक रहेगा। उसके बाद कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है तो बीकानेर का शासक बन जाएगा। दूसरा पुत्र कौन था? पृथ्वीराज को जागीर देता है अकबर गागरोन की। उसके बाद यहाँ पर रहकर एक ग्रंथ लिखता है। ग्रंथ का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी। ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ का कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम कथा, सॉरी कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का विवरण मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसी ग्रंथ को दुर्सा अड्डा क्या कहते हैं? ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है, क्योंकि हमारे 4 वेद है तो 5वां वेद हमें दुर्सा अड्डा ने किसे कहा? तो वेली कृष्ण रुक्मणी को कहा है। और उसके बाद अपने इतिहास पर आते हैं अल्पी टेस्सीटोरी पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा। और डिंगल क्या है? डिंगल एक पश्चिमी साहित्य है। ठीक है, और पूर्वी साहित्य अपना जाएगा पिंगल। और डिंगल पर सर्वाधिक प्रभाव चारणों का, ये याद रखना। उसके बाद अधीनता स्वीकार करने में दूसरे नंबर पर कौन आता है?
एक हर्राय भाटी आता है, हर्राय भाटी। ये कहां से आते हैं? ये आते हैं जैसलमेर से। ये अधीनता स्वीकार करते हैं। रणथंभौर से कौन आया था दरबार में? रणथंभौर। रणथंभौर से कौन आता है? सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा। एक बात याद रखना, सुरजनहाड़ा इस दरबार में आया था, अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं आया था। अधीनता तो पहले से ही स्वीकार करने की। जब मेवाड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका बोलते कब होता है? 1567-68। उस साके के बाद अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और उदय सिंह ने रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त कर रखा था? तो सुरजनहाड़ा। उस समय सुरजनहाड़ा भगवान दास के कहने पर अकबर से सुलह कर लेता और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता, हालांकि शादी विवाह के संबंधों से इनकार करता है। तो ये अधीनता वैसे स्वीकार कर रखी थी। और जोधपुर से कौन आए थे? जोधपुर से आए थे एक तो राम सिंह, और कौन आया था? उदय सिंह। ये दोनों भाई आए थे, ठीक है। राम सिंह और उदय सिंह दोनों आते हैं। हालांकि चंद्रसेन भी जाता है, चंद्रसेन नागौर दरबार में जाता है, ये याद रखना। लेकिन उच्च पद या उच्च सम्मान न मिलने के कारण यह नागौर दरबार से अकबर को बिना कहे कुछ वापस आ जाता है। और इस बात से नाराज होकर अकबर इसके पीछे सेना लगा देता है अपनी। और हालांकि ये भद्रादून चला जाता है। कहां पर? भद्रादून। अकबर इसके पीछे हुसैन कुली खान को भेजता है। इधर अपने कौन है? राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। और समकालीन कौन है? अकबर। राव चंद्रसेन पहले जाएगा भद्रादून, भद्रादून। और ये भद्रादून कहां पर है? तो जालौर में। उसके बाद ये चला जाता है सोजत। और सोजत कहां पर है? पाली। और उसके बाद ये चला जाता है रामपुरा। सोजत, पाली, रामपुरा, सिवाना चला जाता है, ठीक है। कहां चला जाता है? सिवाना। उसके बाद रामपुरा। रामपुरा से कहां जाएगा? रामपुरा से यह जाएगा सारण की पहाड़ियों में। यहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मेन हमें क्या याद रखना है? कहां गया था? जब ये भद्रादून आता तो अकबर आक्रमण करता है। कब? 1571 में। और किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो हुसैन कुली खान, ठीक है। हुसैन कुली खान, इसके नेतृत्व में अकबर आक्रमण करता है। तो ये यहां से छोड़कर कहां चला आता है? सोजत तक, पाली चला गया। सोजत पाली आता तब ये अकबर फिर आक्रमण करता है 1573 में आक्रमण। और ये आक्रमण भी किसके नेतृत्व में होता है? हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। जब ये सिवाना था तो सिवाना का शासक कौन था? राव चंद्रसेन का भतीजा था, भतीजा। और भतीजे का नाम था कल्ला राय मलोथ, कल्ला राय मलोथ। ये इसका भतीजा यहां पर था। सिवाना पर 3 बार आक्रमण हुआ, ठीक है। एक तो 1573 में, 1575 में और 1575-76 में। 3 बार आक्रमण, सॉरी 74 में, ठीक है। 1576। ये जो करेगा वो करेगा कौन? हुसैन कुली खान। 1574 में कौन आएगा? जलाल खान। क्या नाम है? जलाल। ये वही जलाल खान है जो अकबर का शिष्यमंडल बनकर कहां गया था? महाराणा प्रताप के पास गया था। उसके बाद कौन आएगा? शाहबाज खान। शाहबाज खान कौन आएगा? शाहबाज खान। ये वही शाहबाज खान है जो कुंभलगढ़ पर आक्रमण करेगा 3 बार, ठीक है। 77-78 में से जब पहली बार आया था तो कौन जीत गया? हुसैन कुली खान।
यहाँ पर भी जीता और 1573 का असफल रहता है। उसके बाद जलाल खां को भेजते हैं। तो जलाल खां के बाद रावचंद्र सेन क्या करता है, रामपुरा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, रामपुरा की पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ इसकी हत्या कर देता है कौन, रावचंद्र सेन। उसके बाद 76 में शाहबाज खां कहां पर अधिकार कर लेता है, सिवाना पर, और सिवाना के बाद ये कहां चला जाता है, रामपुरा के पहाड़ियों में, फिर पीपलूद चला जाता है। उसके बाद 11 जनवरी 1581 को सहारण की पहाड़ियां सिचियाई नामक स्थान पर रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। याद रह जाएगा, छोटा सा जो है अगर निर्वासित काल देखें तो ये कहां काम करता है, निर्वासित काल भद्राजून से सोजत से रामपुरा से फिर कहां आता है, वागड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये याद रखना, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बाद ये चला जाता है कहां पर, पीपलूद, और पीपलूद के बाद कहां पर, सारण की पहाड़ियों में, ठीक है, कहां चला जाता है, सारण की पहाड़ियों में चला जाता है। और यहां पर सारण की पहाड़ियां, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है सिचियाई नामक स्थान। सारण की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है, पाली के अंदर ये पहाड़ियां पड़ती है, सिचियाई नामक स्थान पर 11 जनवरी 1581 को राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है। कब, 11 जनवरी 1581, किसी ने जहर दे दिया था यहाँ पर। और अब राव मालदेव का अगर स्मारक पूछे, ठीक है, स्मारक इसका पूछे तो कहां पर आ जाएगा, सारण की पहाड़ियां पाली के अंदर इसका स्मारक है। अश्वारोही यानी कि घोड़े पर सवार है, अश्वारोही। ये तो मूर्ति लगी है, इसके पास 5 महिलाएं खड़ी, ठीक है, महिलाएं, ऐसा बताया जाता है कि ये महिलाएं उनके साथ सती हुई थी। और उसके बाद एक नोट लगाकर याद रखना आप, एक बात में मिलती है कि एक बात तक 19 जुलाई 1500 और या फिर मिलेगा आपको 7 जुलाई 1580। ये बात तो कौन कह रहा है, गोपीनाथ शर्मा कह रहा है, गोपीनाथ शर्मा। और ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं अपने अन्य इतिहासकार जो भी हैं, अन्य इतिहास, यानी कि इन दोनों में से एक तिथि पर रावचंद्र सेन भद्राजून पर अधिकार कर लेता है, भद्राजून पर अधिकार कर लेता है। और अधिकार करता किससे, छापा मार पद्धति, ठीक है, छापा मार पद्धति से। तो एक बात और निकल कर आ गई, यानी कि मारवाड़ में छापा मार पद्धति का जनक है, मारवाड़ में छापा मार
पद्धति खालसा ने पूछे तो पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कौन कर रहा है? राव चंद्रसेन कर रहा है। जब राव चंद्रसेन की मृत्यु होगी यानी कि 19 जुलाई या फिर आपको डेट मिलेगी 7 जुलाई 1580, ये दोनों इतिहासकार बता रहे हैं, ये गोपीनाथ शर्मा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भद्रासन पर राव चंद्रसेन अधिकार कर लेते हैं छापामार पद्धति से, और मारवाड़ में सर्वप्रथम छापामार पद्धति का प्रयोग करने वाला शासक पूछे तो राव चंद्रसेन हो जाएगा। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 1581 से, कब तक? 1581 से 1583 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित कर दिया। खालसा क्या है? खालसा केंद्र के अधीन भूमि। क्या है? केंद्र के अधीन भूमि, यानी कि अब यहां पर किसका कंट्रोल होगा? अकबर का डायरेक्ट शासन होगा। ठीक है। और एक अपने इतिहासकार आएंगे, लास्ट बात याद रखना, विश्वेश्वर नाथ देव, विश्वेश्वर नाथ रेव, इतिहासकार का क्या नाम है? विश्वेश्वर नाथ रेव। इन्होंने राव चंद्रसेन की तुलना राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। महाराणा प्रताप से की है, ये याद रखिए। महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, मतलब किसने की है? तो विश्वेश्वर नाथ रेव ने की है। जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर देते हैं अकबर। कब से कब तक है? तो 1581 से 1583 तक। ये हमारे राव चंद्रसेन का इतिहास समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो यानी कि 1583 से जो शासक बनेगा वो मोटा राजा उदय सिंह बनेगा अकबर की आज्ञा से, और मोटा की उपाधि कौन देगा? उसे अकबर ही देगा। तो धन्यवाद।